हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम ईयर, नोज़ और थ्रोट के इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। सो डॉक्टर, सबसे पहले हेलो। तो जो ईएनटी कॉमन ईएनटी इश्यूज़ जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और ये होते क्यों हैं? जहाँ तक बात है हमारे कॉमन ईएनटी इश्यूज़, उसमें सब ईयर में जो सबसे ज़्यादा इशू लोग बताते हैं कि कान में इचिंग हो रहा है या हुँ। कान में खुजली हो रहा है, एक आम भाषा में बोलें। तो उसमें बेसिकली लोग ईयरबड से खुद उसको कोशिश करते रहते हैं रिलीव करने की, बट मेरा जो सजेशन रहता है कि कभी भी ईयरबड का यूज़ ना करें आप। और दूसरा उसमें कहते हैं कि वैक्स है या हमें मैल दिख रहा है, उसको खुद से रिमूव ना करें। बेसिकली वो प्रोटेक्टिव फिनोमेना है हमारे बॉडी का ही, उसको ना रिमूव करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर नोज़ में जो सबसे ज़्यादा कॉमन इशू रहता है इचिंग का, कि हमारी नाक में खुजली होता है या फिर एक्सेसिव स्नीजिंग या फिर हमें छींकें ज़्यादा आती है, वो बेसिकली ज़्यादातर एलर्जीज़ में होता है। तो उसको प्रॉपरली एड्रेस करना रहता है। और गले का एक जो थ्रोट का सबसे कॉमन इशू रहता है, उसमें एक रहता है कि हमें गले में लग रहा है कि कुछ अटका हुआ है या फिर कुछ ब्लॉकिंग सेंसेशन रहता है। वो आमतौर पे जो हमारा एक जीईआरडी या फिर जिसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम की वजह से आमतौर पे होता है। तो ये हमारे कॉमन ईएनटी इश्यूज़ हैं जो आमतौर एक यूजुअली पेशेंट्स को रहते हैं। ओके, तो जो माइनर ईएनटी इश्यूज़ होती हैं और जो मेजर ईएनटी जो आगे चल के में भी बहुत बड़ी परेशानी बन सकती हैं, तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? माइनर इश्यूज़ और मेजर में आपको सबसे पहले बताऊं, जो ईयर में हमारा जो कॉमन बीमारी है, डिजीज़ है कि कान से पानी आता है या पस आता है। तो उसमें दो तरह का हमारा डिफ्रेंशिएशन रहता है। एक, अगर वह पस आपके कान के बाहर आ रहा है, और दूसरा कंडीशन है अगर आप ईयरबड से उसको कोशिश करते हैं तो उसमें लगा हुआ रहता है। तो जो कंडीशन जिसमें वो खुद से बाहर आ रहा है वो इतना सीरियस नहीं होता है, हुँ। बजाय जहाँ पे आप अंदर खुद उसको ईयरबड से साफ करते हो तो उसमें लगा हुआ आता है, ये होता है अनसेफ सीएसएम। हुँ। और जो हमारा खुद से बाहर आ जाता है वो सेफ सीएसएम। तो उसमें सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन यही है, आपको देखना अगर बाहर आ रहा है, हालांकि दिखाना तो आपको तभी भी है डॉक्टर को, लेकिन वो इतना मेजर नहीं होता जितना हमारा जो मवाद, हमारा जो पस है हमारा कान के अंदर से ईयरबड से लगा हुआ आता है। फिर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नोज़ में, जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारा नाक कभी इस साइड बंद हो जाता है, कभी इस साइड बंद हो जाता है। मोस्टली कोल्ड में होता है ये। कोल्ड से पहले भी कई लोगों का इशू हुँ। रहता है कि हमारा कभी राइट बंद हो जाता है, जब मैं लेटता हूँ राइट करवट तो हाँ, राइट बंद हो जाता हाँ। है। कभी बोलते हैं कि लेफ़्ट लेट रहा हूँ, तो वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, उसमें तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। वो एक साइकिल होता है हमारे नोज़ की वर्किंग का ही। हाँ, प्रॉब्लम आपको तब इसमें सोचना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टेंटली एक ही साइड से अगर सांस नहीं आ रहा है, तो उसमें हमारा उसका कारण हो सकता है कि डीएनएस यानी नाक की हड्डी टेढ़ी होना, या फिर नेज़ल पॉलिप, या फिर जिसको बोलते हैं नाक का मांस बड़ा होना। तो अगर वो स्विच कर रहा है साइड को, तो ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, और कांस्टेंट एक ही साइड पर है तो एक प्रॉब्लम का इशू हो सकता है। ओके, तो क्या कोई होम रेमेडीज़ होती हैं जो माइनर जो इश्यूज़ होते हैं ईएनटी के उसके लिए? बेसिकली मैं तो कहूँगा आप होम रेमेडीज़ के लिए ईयर में तो कुछ भी ना डालें आप। मतलब हुँ। ना तो तेल डालें, ना कोई जैसे बताते कि हमने इस डॉक्टर को दिखा दिया था, उन्होंने जनरली आसपास में बिना देखे ही कान में ये हमें ड्रॉप दे दिया, और ना ही खुद से साफ़ करें। तो ईयर में तो आप बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। जहाँ तक रही बात नोज़ के इश्यूज़ की, तो उसमें आपको जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नेज़ल ब्लॉकेज होना, कोल्ड होना, तो उसमें सबसे पहले आप सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, ठीक है? वो सबसे पहले आप करें, वो बहुत सूदिंग इफेक्ट रहता है उसका। और गले में जो स्पेशली जो टीचर्स हैं, पुलिसमैन हैं, या फिर जिनका काम ज़्यादा बोलने का होता है, वो हुँ। बताते हैं कि थोड़ी देर बोलने के बाद कि अब उनको गले में दर्द होने लगता है, या फिर अब वो इरिटेशन होने लगता है। तो सबसे पहली बात उनके लिए कि वॉइस रेस्ट बहुत ज़रूरी है, और साथ में हाइड्रेशन यानी पानी पीते रहें बीच बीच में। या फिर ये भी कर सकते हैं, जब वो अपना लेक्चर्स ले रहे हैं या फिर ऑन ड्यूटी हैं स्पेशली पुलिसमैन, तो थोड़ा सा गुड़ का एक अ, टुकड़ा मुंह में डाल लें, या फिर जो कैंडीज़ आती हैं, टॉफ़ीज़ आती हैं, जिससे सलाइवेशन हमारा बना रहता है और ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट नहीं होता है। तो ये जो कॉमन रेमेडीज़ हम कर सकते हैं।
ओके। तो जो ईएनटी इश्यूज़ होती हैं अपनी ईयर, नोज़ और थ्रोट के हेल्थ को सही रखने के लिए हम डे टू डे लाइफ में क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं? ईयर के लिए तो सबसे ज़रूरी मैं बताऊँगा कि अवॉइड एक्सपोज़र टू द लाउड साउंड। सबसे ज़रूरी तो ये है जो एक लोग जानते भी हैं लेकिन फिर भी अवॉइड नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है नहीं होगा हमें। जैसे यूज़ ऑफ द हेडफ़ोन्स, एक्सपोज़र टू डीजेज़, मतलब डीजे पार्टी में या फिर आस पड़ोस में डीजे बज रहा है उसके पास खड़े होके काफ़ी समय वहाँ पे एंगेज रहना। ईयर के लिए तो सबसे ज़रूरी ये है। और दूसरा, अगर किसी पेशेंट को या किसी नॉर्मल इंसान को मालूम है कि उसके कान का पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कान में पस वगैरह था, तो वो कोशिश करें कि कान में पानी वगैरह ना जाए। और दूसरा एक इशू है कि अगर कोल्ड है तो उसको आप इग्नोर ना करें कि कोल्ड तो खुद से ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे। उसको आप पहले तो होम रेमेडी स्टार्ट करें, क्योंकि नोज़ के कोल्ड से ही वो इन्फेक्शन ईयर तक जाता है और फिर वो नोज़ से स्टार्ट होकर ईयर पेन भी हो सकता है और ईयर डिस्चार्ज भी आ सकता है। ओके। और तीसरा एक सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए कि ज़्यादा तेज़ चीखें ना, उससे वोकल नोड्यूल होने का चांस होता है। गांठें पड़ जाते हैं जो बोलने की हमारी जिनको वोकल नोड्यूल्स, वोकल कॉर्ड्स बोला जाता है, उस पे गांठें पड़ जाती हैं, वोकल नोड्यूल्स बोलते हैं। तो छोटे बच्चों में ध्यान रखें वो ज़्यादा चीखें ना कि ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ ओके। टिप्स हैं। ओके, सो अभी आपने हेडफ़ोन्स की बात की, अभी तो ईयरफ़ोन्स भी आ गए, इट्स वेरी क्लोज़ टू आवर ईयर ड्रम्स। तो वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं धीमे-धीमे हमारे ईयर ड्रम्स को, हमारी ईयर्स को? बेसिकली जो हमारे ईयरफोन्स हैं हुँ। उसमें आमतौर पे लोग उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा करके ही सुनना पसंद करते हैं, हुँ। तो वो हमारे नर्व्स को डैमेज करता है। तो जितना हो सके आप उसको कम वॉल्यूम पे ही सुनें। जितना अवॉइड कर सकें वो तो बेस्ट है ही। अगर अवॉइड नहीं होता है तो ये नहीं कि आप इतना उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं कि आपको वो आवाज़ आपकी आसपास की आवाज़ को भी कैंसिल कर रही है। आप नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स यूज़ कर लें वो बजाय वॉल्यूम ईयरफोन्स का बढ़ाने के। ओके। तो जो ईएनटी होते हैं, ईएनटी इश्यूज़ और एलर्जीज़ का आपस में क्या कनेक्शन होता है? देखिए, एलर्जीज़ आमतौर पे जो एक आम धारणा रहती है, सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि ज़्यादा छींकें आना, नाक से पानी बहना एक्सेस, तो वो एक नाक की एलर्जी होता है। हुँ। उसको बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि विद टाइम एक तो जिन लोगों को नेज़ल एलर्जी होता है उनको नेज़ल पॉलिप होने के चांस भी बढ़ जाता है। दूसरा, वो नेज़ल स्टफीनेस या नेज़ल ब्लॉकेज का उनको सामना करना पड़ता है। उसका फिर इफ़ेक्ट हमारे कान पे ही पड़ता है। जैसे जब हमें कोल्ड हो जाता है तो हमें लगता है कि कान बंद हो गए हैं, क्योंकि एक हमारी कान को और नाक को जोड़ने की ट्यूब होती है स्टेशियन ट्यूब, उसमें स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, तो ईयर प्रेशर पे भी फ़र्क पड़ता है। और एक जो ब्लॉकेज होता है वो धीरे धीरे एक बीमारी होती है सीरस ओटाइटिस मीडिया, उसको भी जन्म दे सकता है। तो नोज़ ब्लॉक है, एक तो उसका असर एलर्जी की वजह से कान पे जा रहा है। दूसरा, जो हमारा एलर्जीज़ हैं उस टाइम पे हमें नेज़ल डिस्चार्ज आता है, नाक से पानी वगैरह आता है और वो पानी गले में भी आता है। तो उस सूरत में क्या होता है, उस केस में होता है कि गले में भी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। वो बार-बार गले में, कि हमें गले में लग रहा है कुछ अटका हुआ है, या फिर गले बार-बार साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एलर्जी की वजह से हमारे तीनों सिस्टम ही प्रभावित होते हैं। ओके। कॉमन ईयर प्रॉब्लम्स जो होती हैं जैसे कि इन्फेक्शन और हियरिंग लॉस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, इन्फेक्शन में जब किसी को मालूम है कि उनको कान में प्रॉब्लम एक बार हो चुकी है हुँ। और डॉक्टर ने बता दिया कि आपके ईयर ड्रम में परफोरेशन है या छेद है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है कि आप उसमें तेल डाल दें या फिर आप उसमें कभी नहाते टाइम पानी चला जाए उसका आपको बचाव रखना है, या फिर आपको स्विमिंग करते हुए ध्यान रखना है। क्योंकि एक बार अगर वो ड्राई है ईयर तो मैनेजेबल है, फिर से उसमें पस आएगा, फिर से उसमें डिस्चार्ज आएगा, तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। और जो जहाँ तक रही बात हमारी सुनने की क्षमता को लेके, वो तो जैसे मैंने बताया कि आपको हेडफोन्स, ईयरफोन्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो इससे जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसका एक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, OAE बोलते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को बोल के वो ज़रूर कराएं, ताकि बच्चे की हियरिंग जो
प्रॉब्लम है वो पहले दिन से ही हम उसको डायग्नोस कर पाएँ और अगर ज़रूरत कुछ रही तो उसको ट्रीट कर पाएँ। ओके। सो अभी जो एनसीआर पोल्यूशन है ये हमारे जो ईएनटी है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है? देखिए, इसका तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है क्योंकि जो भी हम सांस ले रहे हैं वो हमारी नोज़ के थ्रू ही जा रहा है और अगर किसी का नोज़ में प्रॉब्लम है तो वो सीधा गले में ही उसका हवा जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो पोल्यूशन है वो साइनोसाइटिस को एग्रीवेट कर देता है, लोगों को नेज़ल स्टफीनेस, नेज़ल डिस्चार्ज वो बढ़ जाता है, भारीपन बढ़ जाता है नाक के आसपास जिसको साइनोसाइटिस भी बोलते हैं। और अगर उनको पहले से ही दिक्कत है नाक की कि वो ज़्यादा गले से ही या मुंह से ही सांस लेते हैं क्योंकि नोज़ से जो हमारा सांस आता है वो एक तरह से प्योरीफाई प्यूरीफाई होता है। होके ह्यूमिडिफाई होके उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है और जो हम सांस एग्जैक्टली सीधा मुंह से ले रहे हैं उसमें वो चीज़ें नहीं होती है तो थ्रोट पे भी उतना ही फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए तो जितना हो सके N95 मास्क का यूज़ करें, अगर N95 नहीं तो एक कॉमन मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग्स में पोल्यूटेंट्स ज़्यादा रहते हैं। ओके। टॉन्सिल्स का क्या फिनोमेना होता है और क्या मतलब बिना सर्जरी के ये ठीक हो सकता है टॉन्सिल्स? देखिए, टॉन्सिल्स के लिए जो सबसे बड़ा मिथ है कि क्या हमें सर्जरी कराना चाहिए या नहीं। एक्चुअली उसके लिए एक हमारा एक क्राइटेरिया रहता है, इसको तो पैराडाइज क्राइटेरिया। उसमें ओके। क्या रहता है कि अगर पिछले 1 साल में 7 से ज़्यादा बार टॉन्सिल्स की दिक्कत आई है, पिछले 2 साल में 5 से ज़्यादा बार और पिछले 3 साल में 3 से ज़्यादा बार, तो उस केस में टॉन्सिल्स की ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। आमतौर पे क्या होता है, किसी को एक बार टॉन्सिलाइटिस का एपिसोड हुआ यानी टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हुआ है तो साइज़ बढ़ जाता है। दवाई के साथ ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जैसा पहले था, उसका साइज़ थोड़ा कम तो हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल नहीं जाएगा, तो वो साइज़ तो बढ़ा रहता है। अब उससे जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, बच्चे को अगर खाने में दिक्कत आ रही है तो हमें फिर सर्जरी कराना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें जगह नहीं बचता है खाना खाने के लिए। बच्चा थोड़ा थोड़ा खाता है, धीरे धीरे खाता है या फिर लिक्विड ज़्यादा लेना स्टार्ट प्रेफर करता है फिर वो। और एक हमारा होता है OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें क्या होता है कि रात में जो हमारी नींद आती है उसमें पेशेंट बार बार उठता है क्योंकि उसको पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है लंग्स में। तो उसका एक क्राइटेरिया ये भी रहता है कि टॉन्सिल्स काफ़ी बड़े हुए हैं तो भी हमें टॉन्सिल की सर्जरी करनी पड़ती है। ओके। हम अगर हियरिंग प्रॉब्लम्स की बात करें तो अभी इन 2024 हियरिंग के क्या एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? हियरिंग प्रॉब्लम में सबसे ज़रूरी है कि पहले हम हियरिंग प्रॉब्लम को डायग्नोस करें। ओके। उसके लिए हालांकि कुछ स्टेट्स में तो ये मैंडेटरी है कि जैसे ही बेबी हो उसका OE टेस्ट हो ताकि हम उसको डे 1 से ही डायग्नोस कर पाएँ। जैसे भी ज़रूरत रहे, अगर वो नॉर्मल आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो उसका फॉलोअप हम करें। और जब अगर पेशेंट को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि हियरिंग डिफ़िकल्टी में जो पेशेंट है उसको खुद को मालूम नहीं पड़ता है उसका प्रॉब्लम है। आसपास वाले उसको थोड़ा बुलाते हैं, वो सुनते हैं तो थोड़ा ऊंचा वो बोलते हैं, तेज़ बोलते हैं, तो जाके उसको सुनाई देता है। तो पर से जो उसके घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि इसको थोड़ा हमें ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ पाता है। तो फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट भी ज़रूरी है इसमें कि अगर वो नोटिस कर रहे हैं कि ये अब थोड़ा ऊंचा सुनने लगा है तो उसको बताएं कि हमने पहले नोटिस किया है अब तुम थोड़ा ऊंचा सुनते हो। और जो छोटे बच्चों के केस में टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर वो देख रहे हैं कि बच्चा उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, कई बार बच्चे उनको लगता है टीचर्स को ये जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब PTM रहे, पेरेंट टीचिंग मीटिंग रहे, तो उसमें इस बात को एड्रेस किया जाए टीचर के द्वारा कि आपका बच्चा आजकल थोड़ा सुनता नहीं है या फिर हमारी बातों पे ध्यान नहीं देता है, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि उसको हो सकता है सुनने में दिक्कत आ रही हो। तो ये टीचर्स साथ साथ रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, सबका एक कलेक्टिव रोल रहता है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। ओके। सो ऐसा देखा गया है कि जब ड्राई क्लाइमेट होता है तो नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, तो सबसे पहले तो ये होता क्यों है ड्राई क्लाइमेट में और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है, ड्राइनेस बढ़ जाता है तो हमारा क्रस्टिंग बढ़ जाता है नाक के अंदर। जो हमारी नेज़ल म्यूकोजा होती है उसमें क्रस्टिंग हो जाता है। अब वो क्रस्टिंग इरिटेशन करता है और अगर छोटा बच्चा है तो वो इवन काफ़ी यंगस्टर्स भी उसको नोज पिकिंग के माध्यम से, मतलब वो नाक के नाखून से, अपने हाथ के नाखून से उसको निकालने की कोशिश करते हैं जिससे
ब्लीडिंग हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर क्रस्टिंग हुआ है तो सलाइन ड्रॉप से उसको थोड़ा मॉइस्ट कर लें। मॉइस्चर से क्या है, अगर वो निकलेगा तो बहुत इजीली निकलेगा, ब्लीडिंग का चांस बहुत हद तक कम हो जाता है। और दूसरा, अगर क्रस्टिंग है भी तो उसको ज़ोर से आप ब्लो ना करें। अगर आप ब्लो कर रहे हैं तो थोड़ा जेंटल ब्लो करें, और नेज़ल को, मतलब नेज़ल म्यूकोजा को बिल्कुल ट्रॉमा ना दें, मतलब उसको नाखून से या किसी चीज़ से ट्रॉमेटाइज ना करें। ओके। अगर हम थायराइड की बात करें तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में थायराइड प्रॉब्लम है उन्हें कैसे स्क्रीन किया जाता है? हाँ, देखिए मैम, इसमें थायराइड में दो चीज़ें रहती हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, या फिर जो हमारा एज ए ईएनटी सर्जन मैं आपको बताऊंगा कि कई बार पेशेंट आते हैं कि हमारे गले में सूजन है या फिर गले में गांठ दिख रहा है। तो वो एक कंसर्न का बात होता है कि अगर कोई भी स्वेलिंग आपको दिख रहा है गले में, तो उसको आपको तुरंत दिखाना है। और उसका जो ट्रीटमेंट से पहले जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें अल्ट्रासाउंड रहता है, और अगर उसका साइज़ बड़ा है तो ज़रूरत पड़ी तो एफएनएसी की एक जांच होती है, वो हमें कराना है, ताकि हम एग्जैक्टली देख पाएँ कि किस कारण से। तो डॉक्टर, एडेनॉइड्स क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? हाँ, बेसिकली एडेनोइड्स जो हमारा रहता है, इसको एक आम भाषा में बोले तो नाक के पीछे एक मांस जो हमारा एक बढ़ जाता है, जहाँ पे हमारा नाक और गला मिलता है, उसको बोलते हैं एडेनोइड्स। एडेनॉइड्स, ओके। जब इनका साइज़ बढ़ जाता है तो उसमें पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है कि एक तो वो नाक के बजाय मुंह से सांस ज़्यादा लेना स्टार्ट करता है। दूसरा कि उसका कांस्टेंट एक नेज़ल डिस्चार्ज आता है, जिसको बोलते हैं वेट बबली नोज़, मतलब उसका कोल्ड लगता है, कभी ठीक ही नहीं होता है, हमेशा उसका नाक बहता रहता है। और तीसरा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि उसके माल ओक्लूजन ऑफ टीथ, यानी जो उसके दांत हैं वो थोड़े उनके शेप्स वगैरह में चेंज आने लगता है। कुछ लोगों में, मतलब कुछ पेशेंट्स में, उनके कान की जो हमारी हियरिंग कैपेबिलिटी थी उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा हम सबको पता है नाक और कान हमारे स्टेशन ट्यूब नाम की एक ट्यूब से जुड़े होते हैं, तो उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और बच्चे को सीरस ओटाइटिस मीडिया की बीमारी कान में हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि पर्दे के पीछे की तरफ हमारा पस या फिर पानी जमा हो जाता है, जिससे क्या है कि बच्चे को सुनने की क्षमता में थोड़ा कमी आ जाता है। तो ये चार हमारे मेजर सबसे बड़े जो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो भी बच्चे को एडेनोइड्स की प्रॉब्लम होती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि कई बार इग्नोरेंस में अगर बच्चे को दांत में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो सीधा डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं कि इसके दांत का शेप चेंज हो रहा है या फिर दांत की शेप बराबर नहीं है, कृपया इसका ट्रीटमेंट करिए। तो मेरा बस एक सजेशन रहेगा, जब भी बच्चे के दांतों में प्रॉब्लम है, एक बार ईएनटी सर्जन को भी आप दिखा लें कि क्या इसका जो मेन कारण है वो एडेनोइड्स तो नहीं है। क्योंकि जब तक एडेनोइड्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा, एडेनोइड्स का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, वो आप उसमें ट्रीटमेंट करा भी लें अगर उनके टीथ का, वो अलाइनमेंट नहीं हो सकता है। तो काफ़ी हमारे डेंटिस्ट जो हमारे कलीग्स हैं वो रेफ़र करते भी हैं पेशेंट, जब उनके पास इस तरह के बच्चे आते हैं जिनके अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होता है। और इसमें सहयोग मैं कहूँगा जो टीचर्स हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी थोड़ा हमें देना है, उनका सहयोग हमें चाहिए। कि अगर उनको लगता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है या वो क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा है या उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। उसकी सुनने की क्षमता वाकई हो सकता है थोड़ी कम हो गई हो या कमज़ोर हो गई हो, इसलिए वो आपकी बातों को सुन नहीं पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स का, ऐसे बच्चों का हमें ईएनटी इवैल्यूएशन ज़रूर कराना चाहिए। इसमें हम एडेनोइड्स बढ़े हैं या नहीं उसको रूल आउट कर सकते हैं। एक्सरेज भी कारगर साबित होते हैं। अदरवाइज़ हम डीएनई करके, डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी, उससे भी हम देख सकते हैं एग्जैक्टली टीवी पर हमारे जो मॉनिटर रहता है कि क्या वाकई एडेनोइड्स का साइज़ बढ़ा हुआ है या नहीं है। और जहाँ तक रहे इसके ट्रीटमेंट की बात, इनिशियली तो हम मेडिकेशंस पे ही बच्चों को रखते हैं, टैबलेट्स या नेज़ल स्प्रेज। अगर उससे बात नहीं बनती है तो फिर सर्जरीज की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो इसमें आप जो साइन और सिम्टम्स हमने बताए हैं, बस उस पर आप देखिए कि क्या वो सब चीज़ें बच्चा फेस तो नहीं कर रहा है। तो ये केवल बच्चों में ही होता है या कि बड़ों को भी हो सकता है? यूजुअली ये
बच्चों में ही कॉमन रहता है और बड़ों में होने का चांस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि आमतौर पे ये एडेनोइड्स के जो टिश्यूज़ हैं ये आपके 3 साल से बढ़ना स्टार्ट होते हैं और 6 साल से लेकर 7 साल पे मैक्सिमम इनका जो साइज़ हो जाता है, और फिर आफ्टर द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स इनका साइज़ रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बच्चे को प्रॉब्लम आएगा तो वो चाइल्डहुड में ही आ जाएगा, एडल्टहुड में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।